अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे न्यूनेटल जॉन्डिस पे। न्यूनेटल जॉन्डिस नवमौलूद बच्चों का जॉन्डिस है। किस वजह से होता है, इसका दौरानिया क्या होता है, क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेहताब हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, कुछ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना तारुफ कराइए। आप लाइफलाइन हॉस्पिटल से कब से मुंसलिक हैं, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मेहताब हुसैन है और मैं पिछले 1 साल से लाइफलाइन हॉस्पिटल में अपने कंसल्टेंसी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम कर रहा हूँ। मेरी तालीमी जो काबिलियत है वो एमबीबीएस है और इसके बाद एफसीपीएस इन पीडियाट्रिक्स है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि न्यूनेटल जॉन्डिस क्या होता है, कब डायग्नोस होता है, इसका दौरानिया क्या है। जी, एक्चुअली अगर आम लफ्ज़ों में या सादा अल्फाज में आपको समझाऊँ तो जॉन्डिस का मतलब है पीलेपन का ज़ाहिर होना, ठीक है? अब ये पीलापन है क्या? ये हमारे जिस्म में एक पीले रंग की एक पिगमेंट है जिसका नाम बिलिरुबिन है, अगर उसकी मिकदार एक हद से तजावुज़ कर जाए तो इसका जो कलर और शेड आता है जिस्म पे, उस येलो कलर का नाम जो है ना जॉन्डिस है। और न्यूनेटल हम न्यूनेट लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, ये एक बच्चे की पैदाइश से लेकर पहले 28 दिन तक इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है कि ये न्यूनेट न्यूनेट कहलाया जाता है। तो जो भी जॉन्डिस है, जो भी पीलापन इस 28 दिनों के दरमियान अपीयर होगा, चाहे वो पहले दिन हो या 28 दिन के दौरान जब भी हो, उसे न्यूनेटल जॉन्डिस कहेंगे। अच्छा, ये जॉन्डिस आइडेंटिफाई पैदाइश के फौरन बाद होता है, एक दिन बाद होता है, एक हफ्ते बाद होता है, कितना टाइम लगता है आइडेंटिफाई होने में। नहीं, इस हाँ, ये जॉन्डिस जो मैंने आपको बताया इसकी अलग-अलग किस्में हैं। वो किस्मों पे डिपेंड करता है कि ये कब और कैसे और कितने दिनों में अपीयर हो सकता है। जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि ये पहले दिन से लेकर 28 दिन के दौरान किसी वक़्त भी ज़ाहिर हो सकता है। उसके हम्म। लिए अलग-अलग किस्में हैं इसमें। सबसे कॉमन जो हम देखते हैं जिसको फिज़ियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। उसका जो नॉर्मल टाइम है वो दूसरे दिन के बाद शुरू होता है, यानी तीसरे दिन से स्टार्ट होता है और 3 से 5 दिन में उसकी मिकदार जहाँ पीक कर जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा होती है और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता, धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ओके। और इसके तो अलावा जो कुछ और वजूहात हैं, फिर वो पहले दिन पे भी हो सकते हैं, तो हर दिन पे उसकी वजूहात जो है ना अलग-अलग हो सकती हैं। आपने बताया कि एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। अच्छा, दूसरा कौन सा किस्म का जॉन्डिस जी, है। और अलग-अलग हो सकते हैं। अगर आपको मैं इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँ तो एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, एक पैथोलॉजिकल होता है। फिजियोलॉजी का मतलब है कि जो नॉर्मल किसी चीज़ के होने की वजह से हो और पैथोलॉजिकल की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो सकते हैं। अब वो प्रॉब्लम जिस समय जरासीम का होना भी हो सकता है, माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप का अलग होना भी हो सकता है और कुछ हमारे जो लाल खुलिये की चीज़ें हैं, उससे मुत्तल्लिक कुछ एंजाइम्स हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है और कोई थायरॉइड की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अलग छोटी-मोटी और भी बहुत सारी वजूहात हैं, बड़ी-बड़ी मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। अगर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाए तो उसके क्या इलाज है, किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए एक पेरेंट्स को। ना जी, इसके लिए सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जॉन्डिस के बारे में अब हम इतने ओवर कंसर्न या इतने ज़्यादा परेशान क्यों होते हैं? ये जो छोटे बच्चों का जिसको न्यूनेटल जॉन्डिस कहते हैं, ये जॉन्डिस ये लेवल जो आपसे मैंने बीच में बात की थी कि डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं। ये इनडायरेक्ट हमारे ब्रेन को इंजर्ड कर सकता है। ये ब्रेन के जो सराउंडिंग बैरियर्स होते हैं उसको क्रॉस कर सकता है। तो इससे ज़हनी माज़ूरी हो सकती है। तो उसके लिए जैसे आपने कहा कि क्या-क्या इलाज हो सकते हैं, तो पहले तो वजह जानना ज़रूरी होती है जिसके लिए टेस्ट कराना ज़रूरी है। इलाज में हमारे पास फोटोथेरेपी यूनिट आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी जरासीम की वजह से है, तो आप एंटीबायोटिक्स देते हैं और उसके साथ फोटोथेरेपी देते हैं, जो कि ख़ास किस्म की स्पेशलाइज़्ड लाइट होती है, जो इस बिलिरुबिन के लेवल को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा अगर ये
लेवल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ें, क्योंकि ये लाइट भी किसी हद तक उसको कंट्रोल करती है। अगर वो लेवल इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि उस लाइट की वजह कि लगाने से कम नहीं हो रहे, तो उसके लिए एक और तरीका भी है, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, यानी पूरा ब्लड बच्चे का बदल दिया जाता है ताकि उस लेवल को फौरी किसी तरह कम किया जाए और ब्रेन को इंजरी से बचाया जाए। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस पैदाइश के कितने टाइम के बाद आइडेंटिफाई होता है या होता है हो जाता है? देखें, कुछ निशानियां होती हैं जो हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को डिफरेंशिएट करने के लिए या उनके दरमियान फ़र्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें एक चीज़ें तो ये हैं कि बच्चा किसी वजह से के साथ कोई और प्रॉब्लम भी है, जैसे कि बच्चे को बुखार भी है, बच्चा फ़ीड भी नहीं ले रहा, या बच्चे के साँस में तकलीफ़ है, या बच्चा बहुत निडाल हो रहा है। तो ये सारी अलामात तो ज़ाहिर कर रही हैं कि ये फिज़ियोलॉजिकल नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम है बच्चे के साथ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। इसके अलावा फिर हम ड्यूरेशन पे भी देखते हैं कि अगर कोई भी जॉन्डिस, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो तीसरे दिन आना, अगर तीसरे दिन से पहले आना शुरू हो जाए तो वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। और फिर और चीज़ें ये आ जाती हैं कि फिर उसमें खून की मिकदार को भी चेक करते हैं कि खून में उस बिलिरुबिन की मिकदार कितनी है। अगर वो उस दिन के हिसाब से, उस बच्चे के वज़न के हिसाब से अगर वो हद से तजावुज़ कर जाए, तब भी वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। और अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक जिस्म में रहे, जैसे एक नॉर्मल बच्चे में 2 हफ्ते में के अंदर-अंदर अगर वो वक़्त पे ही पैदा हुआ है, तो इस जॉन्डिस को ख़त्म होना चाहिए। और अगर वो वक़्त से कुछ हफ़्ता पहले आया है, तो ये 3 हफ़्तों के अंदर-अंदर ख़त्म होना चाहिए। अगर किसी वजह से ये इससे बियॉन्ड या इससे आगे जाता है, तो वो भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। और कुछ जब हम खून की वैल्यू कराते हैं, तो हम लिख के देते हैं कि सीरम बिलिरुबिन लेवल करा के आ जाए। तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट होता है वो तो फिजियोलॉजिकल हो सकता है, जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं हो सकता। अगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है वो ऑलवेज़ हमेशा कोई अंदर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, पैथोलॉजी होगी जिसकी वजह से वो जॉन्डिस जो है ना वो डायरेक्ट कंपोनेंट में ज़्यादा आ रहा है। तो अगर एक नॉर्मल डिलीवरी में फीमेल डिस्चार्ज हो जाती है दूसरे दिन, और आप कह रहे हैं कि ये तीसरे चौथे दिन के बाद आना शुरू होता है, तो एक माँ किस तरह आइडेंटिफाई करे कि कोई प्रॉब्लम हो रही है और उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जी, ये अगेन डिपेंड करता है आपके सेटअप्स पे, आपकी चीज़ों पे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर आ सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम उमूमन सब हर जगह पे ये एडवाइस करते हैं एट लीस्ट थर्ड डे पे, या तो वो कुछ स्क्रीनिंग लैब्स होती हैं, जो काफ़ी इंस्टीट्यूट रिकमेंड करते हैं कि आप थर्ड डे पे वो स्क्रीनिंग लैब ज़रूर कराएँ, जिसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप होता है, ये सीरम बिलिरुबिन के लेवल होते हैं और साथ में थायरॉइड के लेवल होते हैं, और ये पूरी दुनिया में स्क्रीन किया जाता है। तो काफ़ी सेटअप तो ये स्क्रीनिंग की लैब्स करा के फ़ॉलो अप करवा लेते हैं कि आप ओपीडी में लाके ज़रूर दिखाइएगा। और घर पे प्रॉब्लम यहाँ से ज़्यादा होती है कि उमूमन आपने देखा होगा, जैसे बच्चा डिलीवर होता है तो उसको एक कमरे में अलग जगह पे एक बिल जॉन्डिस का इतना अच्छा आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, और ये जॉन्डिस सूरज की रोशनी में ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छा दिखता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ये एक आम डॉक्टर के अलावा तो वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि अगर बच्चे का कलर या बच्चे का रंग इस तरह का पीला, जैसे लेमन की तरह का, या बिल्कुल हल्दी की तरह का पीलापन जिस्म में आ रहा है, जो कि चेहरे पे है और नीचे आ रहा है, और आपको महसूस हो रहा है कि ये इनका कलर चेंज होता जा रहा है, तो इसके लिए आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो मज़ीद बच्चे का मुआयना कर सकें। अच्छा, ये आपने कहा लैब टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो उसकी कोई रेंज है जिससे 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 ये पता चले कि ये नॉर्मल रेंज में है या ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन है? कोई रेंज है तो वो बता दीजिए। जी, रेंज बच्चे की उम्र के लिहाज से, बच्चे की पैदाइश के हफ्तों के लिहाज से अलग-अलग होती है। अगर इन जनरल मैं आपको कहूँ कि किसी भी वक़्त किसी भी बच्चे का लेवल 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं। जैसे कुछ रिस्क फैक्टर अगर साथ मौजूद हैं, तो कम वैल्यू पे भी हम फ़ौरन एडमिट कर लेते हैं, या हम्म। फ़ौरन ही फ़ौरन उसको इलाज तजवीज़ कर देते हैं कि इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है।
तो अगर मैं आपको मैं बहुत ही वैल्यू बताऊं तो 12 मैं आपको कहूंगा कि किसी भी बच्चे का कहीं पे भी अगर 12 की वैल्यू आती है, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि अगर यही वैल्यू 8 की भी हो और 8 में से डायरेक्ट वाला कंपोनेंट ज्यादा है तो वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा। ओके, अच्छा इसको अगर फिजियोलॉजी की नेचुरली, बात करें तो फिजियोलॉजी 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, और नेचुरली इसका ट्रीटमेंट किस तरह करना चाहिए? सनलाइट के थ्रू होता है, किस तरीके से होता है? देखें, दो चीजें हैं। जहाँ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की बात होती है तो फिजियोलॉजी नाम से ही शो करती है नॉर्मल, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल चीज। तो छोटे बच्चे जब भी पैदा होते हैं, अगर आपका कभी या किसी का भी जो मेरे सुनने वाले हैं, अगर कभी किसी ने ब्लड चेक करवाया हो तो छोटे बच्चों में ब्लड की मिकदार ज्यादा होती है। 18 से लेकर 22 तक एचबी उनकी नॉर्मल होती है। तो इस हीमोग्लोबिन के टूटने की वजह से उन बच्चों में ये जॉन्डस का लेवल हाई होता है, जिसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डस कहते हैं। तो ये तो फिजियोलॉजी है, ये तो वक्त के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाता है, इसके लिए कोई खास इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। हम एडवाइस ये करते हैं कि बच्चे को बार बार माँ अपना दूध पिलाए हर 2 घंटे में, ताकि उसकी हाइड्रेशन अच्छी रहे और चीजें। और जहां तक आपने जिक्र किया सूरज की रोशनी का, जी हाँ, कहीं किसी हद तक फिजियोलॉजिकल जॉन्डस में ये इसके लेवल को कम करने में मदद कर सकती है। ओके, सूरज की रोशनी, कौन से टाइम की सूरज की रोशनी? सुबह की, शाम की, किस टाइम की, और क्या दौरानिया होना चाहिए उसका? जी, दौरानिया तो डिपेंड करता है कि उसके लेवल कितने हैं। उमूमन जो रिकमेंडेड है वो ये है कि सुबह अर्ली, जो सूरज निकलने वाली और डूबने वाली, ये वाली रोशनी जो है ना ज्यादा कारामद होती है। एक्चुअली ये जो रोशनी में कुछ कमाल नहीं है, इसमें रेज होती हैं। इसमें अगर आप नॉर्मल हम सूरज की रोशनी के ऊपर बात करें तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी होती हैं, इंफ्रारेड रेज भी होती हैं, और इसमें कलर वेरिएशंस भी होती हैं। तो ब्लू और ग्रीन लाइट जो होती है ये बिलिरुबिन के पिगमेंट को तोड़ के उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कराती है कि वो बॉडी से जल्दी उसका इखराज हो सके। अब वो ब्लू ग्रीन लाइट या तो आर्टिफिशियल तौर पे हम इंस्ट्रूमेंट में बना सकते हैं, जिसको फोटोथेरापी यूनिट कहते हैं, और वो नेचुरली सूरज में भी होती है। लेकिन सूरज की रोशनी में वो इतने इतने मिकदार में नहीं होती। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में तो वो नेचुरली खुद ही डिक्रीज होगा, तो उसमें आपका हेल्प आउट कर सकती है। तो ज्यादा टाइम ड्यूरेशन तो आपको मैं मेंशन नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट इतने घंटे हैं। यूँ समझ लें कि 25 से 30 मिनट तक अर्ली मॉर्निंग वाली धूप, और इतनी ही देर की शाम वाली धूप। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ओपीडी टाइमिंग्स बता दीजिएगा। जी, मेरी टाइमिंग है मंडे टू सैटरडे 3 बजे से लेकर 6 बजे तक। और आप लाइफलाइन हॉस्पिटल का एड्रेस भी बता दीजिएगा। जी, लाइफ लाइन हॉस्पिटल, ये नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक बी में है, नियर केडीए फ्लाईओवर। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब आपके टाइम का। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।